हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमन, प्रणाम। आप सभी का मेरे एसएस के इस हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब पसंद, ये मेरी जो सीरीज़ रहेगी काफ़ी पसंद आने वाली है। मैं सबसे ही कहना चाहूँगी एक्चुअली इट विल बी हेल्पफुल फॉर सी टेट एग्ज़ाम, इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एच सेट एंड NCERT एज वेल। 6 क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और उसके अलावा सिर्फ टेट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि हमें काफ़ी इस चीज़ से हेल्प मिल सकती है। बच्चों, हमें पता है कि हमने मतलब लेसन रीड कर लिए होते हैं, कई बार ये होता है कि उसे रीड करना थोड़ा सा हमें टफ लगता है, तो आप सिर्फ लिसनिंग करके भी अपना जो है स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेम चीज़ हमारी सी टेट एच टेट के लिए रहेगी। तो हम स्टार्ट करें हमारे चैप्टर फर्स्ट से, प्रारंभिक कथन। कब, कहाँ, क्या और कैसे। ठीक है। इसमें सबसे पहले रसीदा का सवाल है। मैं बच्चों सिंपल आपको चैप्टर रीड करके बताने वाली हूँ। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी MCQ बनेंगे हम इसी सीरीज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो या 2-3 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करवा सकूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 6, 7, 8 तीनों जो क्लासेस हैं उनके सारे चैप्टर रीड करके यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन भी देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उसकी उसकी उस समय की बात याद हो, स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? बिल्कुल रियलिटी है ये, तो कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, मतलब यहाँ पर आखेटक जो है वो शिकारियों के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ओके, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 मानचित्र 1, यहाँ पर नर्मदा नदी का हमें पता लगाने को इन्होंने बोला है। ये रही हमारी नर्मदा नदी, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही विंध्य पहाड़ियाँ, सोन नदी, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, महानदी। इट इज़ बिटवीन विंध्य पहाड़ियाँ एंड गोदावरी नदी। वी ऑल्सो कैन से सोन नदी एंड गोदावरी नदी। ओके, हम पता लगा चुके हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। कई लाख साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट जो वर्ड है वो शिकार के लिए यूज हुआ है, कि वो जानवरों का शिकार करते थे। उसके बाद आ रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान, तो ये जो सुलेमान पहाड़ियाँ है उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर, ये रही काबुल नदी, सुलेमान, सिंधु नदी। ठीक है, पाकिस्तान से आगे जाते हुए है ये। कह रहा इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर पूर्व में हमें गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ नदी के ऊपर ही थी। अभी नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ थी। और इसने हमें कहा है कि गारो गारो हाँ, गारो का पता लगाने को बोला है। और गारो इसने हमें बताया है उत्तर पूर्व, पूर्व इधर है, वही ये यहाँ होना चाहिए। पूर्व नदी, उत्तर पूर्व, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। व्यास, रावी, ब्रह्मपुत्र, गारो, ये रही गारो
गारो पहाड़ियाँ जो है ये आपकी रहेगी बांग्लादेश से आगे ब्रह्मपुत्र नदी के पास। ठीक है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान जहाँ विंध्य के उत्तर में उपस्थित थे। ठीक है, चावल उगाया गया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, पैमाना नहीं दिया गया रेखा चित्र का। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु नदी जो है ये यहाँ पाकिस्तान में है, और यहाँ इसकी ये सहायक नदियाँ रहेगी झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास और इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि वो किस में मिल गई, सिंधु में मिली हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। ठीक है, बात मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इराक, चीन म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया में एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया समुद्रों से, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया की बात हो रही थी यहाँ पर। यहाँ हो गया गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी, गंगा नदी, ये है गंगा नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ जो रही है ये रही सोन नदी। ठीक है, सहायक नदियाँ यहाँ पर हम किन को कह सकते हैं, ये यमुना नदी, चंबल नदी और यही रहेंगी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों के एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं मनोरंजन के लिए करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से, और उनकी भी कहीं ना कहीं चाह होती ही होगी। बाय द वे इट इज आस्किंग फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम मी। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए सीमा को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश का नाम बात कर रहे हैं। देश के नाम की, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।
और इसके अलावा कुछ और नाम भी रहे हैं। आर्यवर्त नाम रहा है, हिंद नाम रहा है, हिंदुस्तान नाम हमारे भारत का रहा है। और लगभग जो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप ऑलमोस्ट 8 नाम जो है जानोगे कि हमारे भारत के कितने नाम रहे हैं, तो वो आपको बताएगा, और टोटल 8 या 9, ठीक है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ पर है, ठीक है बात। अच्छा, उसके अलावा बच्चों मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, आप कृपया उनको भी ध्यान से देखें। उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि भी कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड जो है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, लेटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ से है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। और कहते हैं कि ना, इनमें से बहुत सारी जो पेड़ हैं वो ख़त्म भी हो चुकी है, शायद ये यहाँ बताएगा भी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। कौन कौन सी भाषा यहाँ बताई जा रही है? संस्कृत में, प्राकृत भाषा में और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने शासकों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यहाँ कह रहा है कि लगभग 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है कि जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यही अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरमेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर स्तर पर लेख लिखवाने में क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो हमारी समझ से हम ये कह सकते हैं कि कठोर लेख लिखवाने के लाभ ये थे कि लंबे समय तक जो है इनको सुरक्षित रखा जा सकता था। लेकिन अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ पर ताड़ के पत्तों पर जो है बुर्ज पेड़ की छाल पे जो है ये सब लिखा गया, लेकिन इसमें ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है। लेकिन अगर कठोर पर लिखवाया गया तो लिखने में शायद परेशानी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें ख़त्म जो है किया जा सकता था, ठीक है। इसीलिए आज हमें मिल गई होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ये कह रहा है कि अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कह रहा है कि बाएं
बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, यानी कि इस ये जो मटका टाइप दिखाई दे रहा है ये जो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। इस तरह के पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। 4700। बाएं एक पुराना चांदी का सिक्का आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? जी, हमारा सिक्का बिल्कुल गोल होता है और काफ़ी सफाई से मशीनों से तैयार किया जाता है और इसमें काफ़ी हमें हाथ का काम नज़र आ रहा है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, हमने कहाँ तक रीड किया? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष तथा बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते रहे होंगे? हाँ, मैंने पढ़ा भी है, शायद सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर कपड़े के अवशेष मिले हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय जो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे ये कह रहा है कि अतीत या एक अनेक, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, हमारे अतीत लिखा है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा महत्व व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्नता। मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी। पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों से अलग था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों से अलग था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में जो लोग रहते हैं वो लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसा कि आप आगे पढ़ोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जहाँ मिलती है वहाँ पर छोटे नगर जो थे वो ऊंचे बसे हुए थे और जो बड़े नगर थे वो नीचे बसे हुए थे। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जाति, धर्म, रीति रिवाज जो है उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब यहाँ पर समझाया जा रहा है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। और इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आप इनको CE, BC, BCE, AD इस तरह से आप इनको रीड करोगे। इसके लिए मैं आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, कृपया आप उन नोट्स पे जरूर ध्यान दें। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। हाँ, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ भी है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट भी हो जाएगा अभी, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह जो है उनके जन्म से पहले होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में E लिखा पाते हो, या एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है AD, ठीक है। कभी कभी
AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग करते हो। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का जो है प्रयोग किया जाता है, और इस कैलेंडर का कोई नाम भी है, शायद ग्रिगोरियन ऐसा कुछ नाम है बच्चों, ध्यान रहे। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले होता है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर का प्रयोग करोगे? प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदी कहते हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सभी है, व्यास, सतलुज, रावी। किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? अशोक। लगभग 8,000 वर्ष पहले सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालना शुरू किया था? भेड़, बकरी, गाय, बैल। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। आज शायद बिहार या पटना के नाम से जाना जाता है। भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम के लिए। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत रही थी। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक ऐसा देश जो आधुनिक भारत है प्राय पांडुलिपियां मंदिर तथा विहारों से प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? वो है आपका चीन। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग क्यों यात्राएं करते थे? तो काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह थे। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं।